नमस्कार, उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की बड़ी खबरों पर। उदयपुर में चल रही अवैध और गैर कानूनी होटल में कानून बनाने की कवायद। देश के वित्त सेवक सहित 33 प्रदेशों के 125 लोगों ने की शिरकत। गुड्स एंड सर्विस टैक्स की 11वीं बैठक दिल्ली में होगी आयोजित। मार्च में बजट सत्र के दौरान पास हो जाएगा बिल। कविराव मोहन सिंह की पुण्यतिथि पर युद्धों के खिलाफ हुई आवाज बुलंद। राजस्थान विद्यापीठ के सभागार में आहूत हुआ व्याख्यान। और फतेहसागर की पाल के बाद गुलाबबाग में लगी पुष्प प्रदर्शनी। गृह सेवक कटारिया बोले, पर्यटकों में होगा इजाफा। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं गैर कानूनी होटल में नए कानून पर हुई बैठक की। उदयपुर शहर में अवैध और गैर कानूनी रूप से संचालित हो रही होटल में एक नया कानून बनाने की कवायद शनिवार को हुई। जी हां, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बैठक को इस अवैध होटल में मूर्त रूप दे दिया गया और अब 11वीं अंतिम 2 दिवसीय बैठक 4 मार्च को दिल्ली में आयोजित होगी। बाद में जल्द ही इस बिल को भी लागू कर दिया जाएगा। इसे लागू करने के लिए केंद्र सरकार के वित्त सेवक सहित 33 प्रदेशों के 125 लोगों ने शिरकत की। आपको बता दें कि इस अवैध और बदनाम होटल का नाम रेडिशन ब्लू होटल है। पहले इसका नाम शेराटन होटल था और बाद में रेडिशन ब्लू के नाम से इसे प्रसिद्धि मिली है। आपको बता दें कि इस होटल के अवैध होने की पुष्टि हाई कोर्ट ने करते हुए जिला प्रशासन से इस पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। प्रशासन की शिथिलता या यूं कहें कि जैक और चेक के आगे काम नहीं करने की मंशा के चलते मालिक ओपी अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका लगाने का मौका मिल गया। आपको बता दें कि यह वही ओपी अग्रवाल है जिसकी बिछड़ी में एक केमिकल फैक्ट्री बंद भी पड़ी है, जहां से आज भी होले होले जहरीली गैस का रिसाव होता है और वह ग्रामीणों के लिए काफी खतरनाक भी है। हाईकोर्ट से केस हारने के बाद आरोपी अग्रवाल ने प्रशासन को यहां पर कब्जे वाली जगह के एवज में उतनी ही जगह कहीं और देने का प्रस्ताव भी दिया था। हमने पहले भी हमारे खास कार्यक्रम खबरदार के माध्यम से नए दस्तावेजों के आपको दिखाया था कि किस तरह यह होटल अवैध है। होटल ने G+3 की परमिशन ली और नियमों को ताक में रखते हुए G+5 बना दी। उस समय भी ऊपरी 2 मंजिल तोड़ने के आदेश हुए थे, लेकिन तत्कालीन घुसखोर अधिकारियों ने ये आदेश फाइलों में ही दबा कर रखे और होटल मालिक कमाई करता गया। इतना ही नहीं, होटल चलाने के लिए जो जरूरी लाइसेंस होते हैं वह भी होटल ने नहीं ले रखे थे, जिनमें सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, प्रदूषण नियंत्रण पर क्लीन चिट आदि शामिल है। आरोपी अग्रवाल ने होटल के बाहर करीब 20,000 से ज्यादा स्क्वायर फीट सरकारी जमीन पर निर्माण कर उसे अपने कब्जे में ले लिया है। इतना ही नहीं, मस्तान पिया कॉलोनी को जोड़ने वाली सरकारी सड़क को भी कब्जे में लेकर उसके निशान तक खत्म कर दिए। आश्चर्य की बात तो यह है कि इतनी सारी कमियों और कोर्ट में चल रहे वाद के बावजूद भी जिला प्रशासन की ओर से इस बैठक को यहां आयोजित कराने की योजना कहां से आई। शहर भर और क्षेत्रवासियों के बीच दिन भर सिर्फ यही बात चर्चा में रही कि ऐसा नहीं हो सकता है कि संभागीय आयुक्त या जिला कलेक्टर इस होटल के अवैध होने के बारे में अनभिज्ञ हों। कईयों में तो यही चर्चा रही कि इस बैठक के बाद होटल मालिक अपनी बात मजबूती से कोर्ट में रख सकता है कि इतनी बड़ी बिल को पास करने की सरकारी बैठक उसकी होटल में रखी गई, तो क्यों ना उसे वैध मानते हुए क्लीन चिट दे दी जाए। वाकई यह एक बड़ा खेल है जो प्रशासन और होटल मालिक के बीच खेला गया और पूरी की पूरी सरकार इसकी गवाह बन गई। जीएसटी विधेयक को अंतिम रूप देने के लिए शनिवार को जीएसटी काउंसिल की 10वीं बैठक उदयपुर में रखी गई। अवैध रूप से बनी होटल रेडिशन ब्लू में शुरू हुई इस बैठक में केंद्रीय वित्त सेवक अरुण जेटली, दिल्ली के उप मुख्य सेवक मनीष सिसोदिया सहित जीएसटी काउंसिल के जुड़े 125 लोगों ने भाग लिया। आपको बता दें कि जीएसटी बिल की यह अंतिम बैठक मानी जा रही थी, लेकिन अब 4 मार्च को दिल्ली में इस बिल को अंतिम रूप दिया जाएगा। पहली बार ही ऐसा हुआ होगा कि किसी बिल को लेकर बुलाई गई आपात बैठक दिल्ली में को छोड़ झीलों के शहर में आहूत की गई। इससे पूर्व इस बैठक में गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल में लंबित मामलों पर अंतिम निर्णय होने की संभावनाएं जताई जा रही थी। बैठक का मुख्य एजेंडा CGST, SGST और IGST को मंजूरी देना था। आपको बता दें कि 1 जुलाई से देश में जीएसटी बिल को लागू करने की केंद्र सरकार की योजना है और इस बैठक में विभिन्न वस्तुओं पर टैक्स की दरें तय की गई है। 9 मार्च से संसद में दूसरे बजट सत्र के दौरान इस बिल पर अंतिम मुहर भी लगा दिए जाने की संभावनाएं बलवती हो रही हैं और अगर विधेयक पर मुहर लगी तो उसे लोकसभा और सभी विधानसभा में पारित कराना होगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में शनिवार को शहर में आयोजित जीएसटी काउंसिल की 10वीं बैठक में विभिन्न राज्यों से मुख्य सेवक, उप मुख्य सेवक, वित्त सेवक एवं अन्य विभागों के प्रदेश सेवकों सहित जीएसटी से जुड़े अधिकारियों एवं विशेषज्ञों ने शिरकत की। बैठक में राजस्थान के मुख्य सेवक वसुंधरा राजे के प्रतिनिधि के रूप में राज्य के उद्योग सेवक राजपाल सिंह शेखावत ने हिस्सा लिया। 10वीं मीटिंग जीएसटी काउंसिल की है और ये पहली मीटिंग है जो दिल्ली से बाहर हुई है, जिसमें राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छी और पूरी व्यवस्था की है। पिछली मीटिंग में हम लोगों ने तय किया था कि 1 जुलाई से देश में जीएसटी लागू किया जाए और काफी विषय ऐसे थे जो उसमें चर्चा की आवश्यकता थी। काफी चर्चा हो चुकी है और कई कंटेंचुअस इश्यूज सॉर्ट आउट हो गए थे। ये आवश्यक है कि बजट सेशन के दूसरे भाग में जो जीएसटी के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत एनेबलिंग लॉज बनने हैं, वो कानून पूरे हो जाएं। वैसे उन लॉज के ऊपर और उनके जो बेसिक प्रोविजंस थे उसके ऊपर चर्चा हो चुकी थी और लगभग कंसेंसस बन चुका था। अब वो लॉज जो सुझाव जीएसटी काउंसिल के आए थे वो उसकी लीगल वेटिंग के लिए गए, जिसलिए के लिए एक काउंसिल की एक लीगल कमेटी भी है। इसमें केंद्र के और राज्यों के अधिकारी हैं और वो लीगली वेटेड ड्राफ्ट्स सारे काउंसिल के सामने आने थे। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जो कानून काउंसिल पास करेगी वो इफेक्टिवली ड्राफ्टिंग बॉडी है। वही कानून केंद्रीय संसद को पारित करना पड़ेगा और जो एक एसजीएसटी का कानून है वो राज्यों की विधानसभाओं को पारित करना पड़ेगा। So the real legislative jurisdiction is that of the council itself. The constitutional jurisdiction to legislate will be of the parliament and the state assemblies. ड्राफ्टिंग करते वक्त लीगल वेटिंग में कई परिवर्तन उसमें हुए थे। तो जो जीएसटी का कॉम्पेंसेशन लॉ है कि अगर किसी राज्य को घाटा होता है तो पहले 5 साल के लिए उस घाटे को पूरा किया जाएगा, ये सिद्धांत सारे स्वीकार हो चुके थे और इसका जो लीगली वेटेड ड्राफ्ट आज काउंसिल के सामने आया, एक एक प्रावधान पे उस पर चर्चा हुई और जीएसटी काउंसिल ने पहला कानून आज फॉर्मली अप्रूव कर दिया है। वो कानून अब वापस काउंसिल के सामने नहीं आएगा, उसको कैबिनेट के सामने ले जाया जाएगा, कैबिनेट उसको अप्रूव करेगी और जो बजट सेशन का दूसरा हिस्सा है उसमें उसको पारित करने का हम लोग प्रयास करेंगे। लीगली कानूनी ड्राफ्टिंग करते वक्त जो सीजीएसटी और एसजीएसटी और आईजीएसटी लॉज हैं उसमें कई कंटेंचुअस इश्यूज सामने आए थे और यह आवश्यक था कि वो सारे इश्यूज वापस काउंसिल के सामने जाएं एक बार और काउंसिल का उसमें स्पेसिफिक डायरेक्शंस ले लिए जाएं। जो अपील ट्राइब्यूनल्स होंगे सेंटर में और स्टेट्स में, उनके कॉम्पोजिशन और एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबर्स के संबंध में, डेलीगेशन ऑफ पावर्स के संबंध में, ट्रांजिशन फेज में कुछ एग्जेम्पशन देनी है। मान लीजिए कोई रिटर्न 30 दिन में फाइल करनी है, इंडस्ट्री को तैयारी में ज़्यादा समय लगता है तो इसलिए ज़्यादा पीरियड एक्सटेंड करना, इस प्रकार की एग्जेम्पशंस। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स के संबंध में जहां सर्विसेज भी है और वैट भी है, वैट और सर्विस टैक्स दोनों का कंपोनेंट था, तो कौन सी श्रेणी में आएगा।
कॉम्पोजिशन लिमिट्स क्या होंगी, एग्रीकल्चर की डेफिनेशन को लेकर कुछ इश्यूज थे। इन इश्यूज के ऊपर उन लॉज की ड्राफ्टिंग लीगल वेटिंग के टाइम पर ये प्रश्न आए थे लीगल कमेटी में, तो लीगल कमेटी ने वो आज काउंसिल से क्लैरिफिकेशंस ले लिए और एक मत से काउंसिल ने अपना ओपिनियन इन सब के बारे में दे दिया है। और लीगल कमेटी उन लॉस को, अब लॉस फाइनल हो चुके हैं, सिर्फ ये जो आज क्लैरिफिकेशन दिए हैं उसमें इनकॉर्पोरेट होने हैं। 4 और 5 मार्च को दिल्ली में इसकी मीटिंग करके जीएसटी काउंसिल उन लॉस को अप्रूव कर देगी। तो अगर मैं कुल मिलाकर कहूं कि कॉम्पेंसेशन लॉ का फाइनल ड्राफ्ट आज अप्रूव हो गया, बाकी लॉस के बारे में कुछ इश्यूज लीगल वेटिंग में आए थे, उनके ऊपर आज सब पे क्लैरिफिकेशन हो गया। 4 और 5 मार्च को उन लॉस का लीगली वेटेड ड्राफ्ट काउंसिल के सामने आएगा दिल्ली की मीटिंग में, और होपफुली 4-5 मार्च को उनको हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और 9 मार्च से होने वाले पार्लियामेंट सेशन में इन सब लॉज को लेकर जाएंगे, ताकि एक बार ये वहां पारित हो जाते हैं और साइमल्टेनियसली जो एसजीएसटी लॉ होगा वो राज्यों की लेजिस्लेटिव बॉडीज में जाएगा। वो भी 4 और 5 की मीटिंग में ही डिस्कस होंगे। सीजीएसटी और एसजीएसटी लॉज लगभग आइडेंटिकल हैं, केवल एक सेंटर के संबंध में, एक स्टेट्स के संबंध में है। आईजीएसटी लॉ का ड्राफ्ट थोड़ा डिफरेंट है, उसके जो इश्यूज थे वो भी सारे सॉर्ट आउट हो चुके हैं। तो आज की मीटिंग में लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग में हम लोग आगे बढ़े हैं, और 4-5 को अगर बाकी ड्राफ्ट्स भी अप्रूव हो जाते हैं तो फिर हम इस सेशन में उनको पारित करने की स्थिति में होंगे। इसके बाद एक लॉस पूरे ड्राफ्ट होते ही एक मेजर स्टेप ये रहेगा कि कौन सी कमोडिटीज किस स्लैब में आती हैं, उसका फॉर्मूला बुनियादी तौर पे तय हो चुका है, जो स्लैब्स हमने तय किए थे। सो ईच आइटम हैज टू बी फिटेड अगेंस्ट अ पर्टिकुलर स्लैब। Once simultaneously after 4th and 5th of March, our officers will then start fitting each commodity and item into the slabs, and we will require one major meeting after 4th and 5th of March to give approval to those specific items in relation to each of the slabs. That's all I have to say. Thank you. That's the idea. That's the effort. And hopefully that will be done. नहीं, वही है, फंडामेंटल्स वही हैं। लैंग्वेज को लेकर कुछ इश्यूज आते थे जो लीगल वेटिंग में आए। कोई बीसीओ करेक्शंस थी जब लीगली वेटिंग के लिए जाता है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी भी है, क्योंकि दिस इज द लेजिस्लेटिव बॉडी, तो उसका एक एक शब्द और फुल स्टॉप और कॉमा इस बॉडी के सामने आए। नहीं, ये सब इश्यूज तय हो चुके हैं, वो सारे के सारे पहले तय हो चुके हैं। वो उसका कॉम्पेंसेशन लॉ से नहीं है, कॉम्पेंसेशन लॉ से संबंध है कि किसी राज्य का अगर रेवेन्यू कम होता है तो उसको कॉम्पेंसेट कैसे किया जाएगा। नहीं, दैट डिड नॉट कम अप फॉर एनी डिस्कशन टुडे। अरे मैं नहीं कह रहा घाटा हो रहा है, भाई किसी को घाटा नहीं होगा, अगर किसी को होता है तो। नो, यू सी द सीएजी इज ऑलरेडी एम्पावर्ड अंडर द सीएजी एक्ट to call for any information from the government in relation to public finances. That's a power which already the CAG has under the CAG Act. Under a taxation law, it need not be separately given. This was a suggestion which had come forward, but the members felt that since this power is already there in the CAG Act, that the Income Tax Act has no separate powers. So why should the Indirect Tax Law have a separate power? That power is under the CAG Act.
आइडिया यही है कि जितना ज़्यादा काम कंप्यूटर के माध्यम से हो पाए और असेसी का और विभाग का संपर्क आपस में कम रहे, यही उद्देश्य है और देश के लिए भी अच्छा है। देखिए, कोई भी विरोध करे, जो निर्णय हो चुके हैं वो निर्णय एक नई व्यवस्था है, स्वाभाविक है। आज एक असेसी को वैट का असेसमेंट कराना पड़ता है, एक्साइज का कराना पड़ता है, सर्विस टैक्स का कराना पड़ता है, कई राज्यों में एंट्री टैक्स ऑक्ट्रॉय का कराना पड़ता है। अब इन सब के स्थान पर एक असेसमेंट होगा तो स्वाभाविक है कि जब इतने सारे टैक्स कानून एक बन जाएगा तो असेसमेंट भी कम होंगे। ये तो देश के लिए अच्छा है। ऐसा कोई स्थिति नहीं है, छोटों को भी बड़ा राहत मिलेगी। 5 आदमियों के पास जाके असेसमेंट कराना, उसके स्थान पर एक के पास जाना उसके हित में है, छोटे के भी। देखिए, अभी उसका अलग से निर्णय होगा। वैसे ग्रेनाइट गरीब आदमियों का पत्थर नहीं है। चलिए, नहीं, पहचान तो एयरक्राफ्ट भी है, लेकिन वो गरीब आदमी का तंत्र नहीं है ना। देखिए, ऐसा है कि ये व्यवस्था ऐसी है, जो इसका पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम बन रहा है, उसमें छुपाना बहुत कठिन हो जाएगा। आज की तुलना में काफी कठिन हो जाएगा। सर, खाली उदयपुर का चयन करना, 9 बैठ के दिल्ली में करने के बाद राजस्थान के उदयपुर का चयन करना। उदयपुर एक विशेष शहर है और पूरा देश में इसका नाम है, तो इसलिए सबकी राय ये थी कि आरंभ अब दिल्ली से बाहर उदयपुर से किया जाए। 4th और 5th को दूसरी मीटिंग होगी। 4th और 5th मार्च। 4th और 5th मार्च को सैटरडे संडे को कहाँ पे होगी? दिल्ली में होगी। तो उसमें शायद क्लियर हो जाएंगे। इन द मीन टाइम लॉ अपना काम कर लेगा। अच्छा। और आज कंपनसेशन लॉ पूरी तरह से क्लियर हो गया है काउंसिल से। Any other crucial issues on the anti-profiteering measure and all, were they also talked about and have they been cleared? नहीं, अभी एंटी प्रॉफिटिंग और ये सब के कुछ इश्यूज नहीं आए थे, क्योंकि ये CGST में या SCST में आएंगे। यहाँ तो जो जैसे मैंने कहा कि ये जो आज लॉ क्लियर हुआ है वो कंपनसेशन का है, मोर रिलेटेड टू स्टेट्स। प्रॉफिटिंग और इन सब पर बात जब आएगी उसमें तो आएगी। सर, और कॉम्पेंसेशन फंड का जो बात चल रहा था, दैट द अमाउंट नहीं, कॉम्पेंसेशन फंड हैज बीन 14%। But where no, will the the fund amount come of from? the estimated amount of 55,000 crores will be revised upwards. So Suppose demonetization, a lot of states were saying that they will face a lot of revenue losses. So what kind of assurances have the नहीं, center? Has मुझे the लगता center given? है स्टेट आई कैन से कि अगर पोस्ट डिमोनेटाइजेशन मेरे को कंसर्न है तो एक तरह से एश्योरेंस भी है कि मेरा बेस ईयर बिफोर डिमोनेटाइजेशन का है और उससे 14% मुझे ज़्यादा मिलेगा, तो एटलीस्ट सर्टेन एश्योरेंस आई हैव अंडर GST। But where will the money come from? There was a provision kept that if need be, there could be external borrowings. No, Has cess there been- cess Cess and से ही so the आएगा। next meeting and the next meeting. Saturday Sunday Third, 4th. So the next meeting में आप सारे laws लेके, you will take up all these laws and what other issues? आई सपोज कि पूरे जो CGST और SCST दोनों क्लियर हो जाएंगे। सारे CGST ऐसे laws के सर IGST का IGST क्लियर हो जाएगा। प्रसिद्ध कवि, चिंतक और साहित्यकार प्रोफेसर नंदकिशोर आचार्य ने हिंसा के विविध रूपों की व्याख्या करते हुए बताया कि हिंसा मनुष्य का स्वभाव नहीं है। यह वैसे ही है जैसे शरीर बीमार पड़ जाए और बीमारी शरीर का स्वभाव नहीं होती है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अहिंसा ही मनुष्य का मूल स्वभाव है। प्रोफेसर आचार्य शनिवार को जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के IT सभागार में कविराव मोहन सिंह पीठ की ओर से आयोजित राष्ट्रीय व्याख्यान में संबोधित कर रहे थे। व्याख्यान का विषय समकालीन परिदृश्य हिंसा के रूप और सहिष्णुता था। श्री आचार्य ने हिंसा के रूप गिनाते हुए बताया कि प्रत्यक्ष हिंसा से अधिक मारक और समाज के लिए हानिकारक अप्रत्यक्ष हिंसा है। उन्होंने बताया कि आत्मविकास में बाधा पैदा करना हिंसा का ही एक रूप है। उन्होंने विश्व में चल रहे हथियारों के कारोबार को इंगित करते हुए बताया कि सबसे बड़ा व्यापार यही है और इसके बढ़ने के साथ साथ युद्धों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। उन्होंने बताया कि उत्पादन में वृद्धि ही विकास है, जिसके लिए कृत्रिम जरूरतें पैदा करने की होड़ लगी हुई है। सरकारों को हथियार प्राप्त करने के लिए कई समझौते करने पड़ते हैं, लेकिन ISIS को हथियार आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं। प्रोफेसर आचार्य ने कंपटीशन की जगह कॉपरेशन और सहिष्णुता की जगह सम्मान को स्थापित करने पर जोर दिया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि सुखाड़ा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर JP शर्मा ने कहा कि समाज में जो भी सामाजिक व सांस्कृतिक वर्जनाएं हैं, अगर उन वर्जनाओं का हनन होता है तो वहीं से हिंसा प्रारंभ होती है।
चाहे वह परिवार में हो, चाहे पति व पत्नी के बीच में हो। अगर हम अपनी मर्यादाओं में सुरक्षित नहीं हैं, तो वह हिंसा का रूप ले लेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर एस.एस. सारंगदेवोत ने कहा कि शरीर में निहित जल तत्व, अग्नि तत्व को योग से जोड़कर हिंसागत स्वभाव को नियंत्रित रखने पर जोर दिया। इसके लिए उन्होंने योग को जीवन की सार्थक क्रिया बताया। इससे पूर्व प्रसिद्ध गीतकार किशन दादीच ने कहा कि सृष्टि के आदिकाल से आज तक हिंसा विभिन्न रूपों में विद्यमान रही है तथा सभ्यता के विकास के साथ साथ इसके विकल्प भी तलाशे जाते रहे हैं। उन्होंने जैविक हिंसा को ही मात्र हिंसा नहीं मानते हुए हिंसा के अनेक रूपों का विवेचन किया। उन्होंने कहा कि धर्माचार्यों ने हिंसा एवं अहिंसा के बीच एक बहुत बारीक रेखा खींच दी, जिसमें उन्होंने एक ही काल में बलि को हिंसा नहीं माना एवं वृक्ष की टहनी काटने तक को हिंसा नहीं माना। उन्होंने कहा कि यह बाजार की शताब्दी है और बाजार हिंसा का पोषक होता है। व्याख्यान के प्रारंभ में साहित्य संस्थान के निदेशक प्रोफेसर जीवन सिंह खरकवाल ने अतिथियों का स्वागत किया तथा कविराव मोहन सिंह पीठ के अध्यक्ष उग्रसेन राव ने कविराव मोहन सिंह के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि कविराव मोहन सिंह जी की जयंती पर देश के किसी वरिष्ठ संपादक को कविराव मोहन सिंह संपादकाचार्य सम्मान से नवाजा जाएगा। यह समारोह आगामी अक्टूबर में आयोजित किया जाएगा। प्रोफेसर सीपी अग्रवाल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम को सफल संचालन डॉक्टर कुलशेखर व्यास ने किया। कविराव मोहन सिंह जी के बारे में वो आज समाचार पत्रों ने आलेख भी प्रकाशित किए हैं, उनका परिचय भी उसमें है। ये आमेर से आए। आमेर में मलय सिंह जी जब राजा थे तो उनके प्रताप नाम से एक पुत्र हुआ जो बादल जी नाम से कहता है, और वो मूल नक्षत्र में हुआ तो उन्होंने उसको वंतीजन की आठ शाखा में सम्मिलित करते हुए अलग परगना दे दिया नाम का, और वहां से उनको गोलपाल घोषित किया। गोलपाल राजकवि के रूप में उनको स्थापित किया, और उसके बाद में वो वंश दर वंश वहां पे गोलपाल से ही आगे। संस्कृता के पोषक अमीर खुसरो का नाम सहजता मस्तिष्क में कौन जाता है। वो इस्लामिक राज्य में रहते हुए दरबारी बने और फिर भी हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं में लिखा। उन्होंने लिखा था, मैं प्रेम का काफिर हूँ, मुझे मुसलमानी की ज़रूरत नहीं, मेरी तो एक एक रफ्तार बन गई है, जनेऊ की ज़रूरत ही नहीं। साथियों, यह तो सभी को मालूम है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है और समाज में एक दूसरे के साथ रहने के लिए एक दूसरे के प्रति सहनशीलता बहुत ज़रूरी होती है। दूसरों के विचारों, दूसरों का रहन सहन, जो हमारे रहन सहन, हमारी मर्जी। पहले मेरे एक मित्र मुझे कह रहे थे कि वैज्ञानिकों ने सरस्वती का मार्ग खोज लिया है। वो राजस्थान में बीकानेर, गजनेर होती हुई जैसलमेर तक अंदर बह रही। वो विलुप्त जरूर है, लेकिन उसका मार्ग निकल गया है। मैंने कहा वो विलुप्त है, आपको दिखाई नहीं दे रही, इसीलिए तो महत्वपूर्ण बनी हुई है। आप काहे को उसको खुदाई कर रहे हो? क्यों उसके जल को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हो? यदि सरस्वती को देखना है तो आज भी नंदकिशोर आचार्य के मुखार बिंदु से प्रकट हो रही है। वो अनेक मित्रों के मुख से निकल रही है, अनेक सरस्वती पुत्रों के मुंह से निकल रही है। वो बीकानेर, गजनेर और जैसलमेर के सारा वो भाग जो मनीषियों का भाग है, करती है ह्यूमन सेल्फ रियलाइजेशन का। नंदकिशोर, अब ये जो सेल्फ रियलाइजेशन है, हिंदी में हम इसको दो तीन तरह से अनुवादित करते हैं। उसको आत्म साक्षात्कार भी कुछ लोग कहते हैं, उसको आत्म विकास भी कुछ लोग कहते हैं, आत्म सिद्धि भी कुछ लोग कहते हैं। अलग अलग तरह से इसका अनुवाद किया जाता है, लेकिन ये उसमें अनिवार्य है। अगर आप आत्म साक्षात्कार कहें यानी अपने को पहचानना, आत्म सिद्धि कहें अपने होने का अनुभव करना मनुष्य के रूप में, और अगर आप आत्म विकास कहें
तो एक निरंतर विकास, मनुष्य के रूप में विकास की प्रक्रिया में संलग्न रहना। इसमें जो चीज़ बाधा पैदा करती है वो हिंसा है। तो सिर्फ शारीरिक हिंसा हिंसा नहीं है, जैसा अभी किशन जी ने कहा कि जैविक हिंसा ही हिंसा नहीं है। कोई भी चीज़ जो मनुष्य के आत्म विकास में बाधा पैदा करती है वह हिंसा है। इसलिए हिंसा के दो रूप तो हमें शुरू में दिख जाते हैं। एक को हम कहते हैं प्रत्यक्ष हिंसा, डायरेक्ट वायलेंस, जहाँ किसी ने किसी को पीटा, मारा, कत्ल किया, किसी देश ने दूसरे देश पर आक्रमण किया। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happy. यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221। लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में हीरो मोटर्सकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटर्सकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में।
बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स, BN कॉलेज के सामने, उदयपुर। New opening दुर्गेश फ्लावर टेंट व इवेंट्स, आयर सोफिट, शोभागपुरा रोड, नंद भवन के सामने। शादी 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 यानी 5 फंक्शन, मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन व विदाई। एक कॉल कीजिए और घर बैठे सभी सुविधाएं पाइए। नई थीम्स, नई डिजाइन्स के साथ टेंट, लाइट्स, फ्लावर डेकोर, VIP कैटरिंग, ब्राइडल एंट्री, वरमाला सेटअप, बैंड, घोड़ी, बग्गी, पालकी, डोली, शाही लवाजमा, स्पेशल इफेक्ट, एंकर, कोरियोग्राफर, शादी संबंधी पूरा पैकेज लीजिए तो उठाइए पेन व पेपर व नोट कीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर 9929997672। हमारा दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9829043905। हमारा एक और कॉन्टैक्ट नंबर है 029424200905। प्रोपराइटर दुर्गेश महावर। बुके बास्केट की सुविधा भी उपलब्ध है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एशिया के दूसरे बड़े गार्डन गुलाबबाग में नगर निगम की ओर से लगाई गई पुष्प प्रदर्शनी का शनिवार को गृह सेवक गुलाबचंद कटारिया ने उद्घाटन किया। इस मौके पर कटारिया के साथ निगम के महापौर चंद्र सिंह कोठारी, विधायक फूल सिंह मीणा सहित कई जनप्रतिनिधि और प्रबुद्ध नागरिक मौजूद थे। इस अवसर पर प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार के फूलों को प्रदर्शित किया गया। इस दौरान कटारिया ने साफ किया कि आगामी दिनों में निगम की ओर से ऐसी योजनाएं बनाई जाएगी जिसमें शहरवासी अपनी छत पर सब्जियों को उगाएगा और इसके लिए निगम की ओर से उन्हें बीज के साथ साथ अन्य चीजों में भी सहयोग किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि गुलाबबाग में गुलाबबाड़ी के विकसित होने के बाद यह बहुत सुंदर दिखाई दे रही है और उसमें ऐसी कई गुलाब की प्रजातियां हैं जो कि बहुत दुर्लभ हैं और कम जगह ही दिखाई देती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इसके विकसित होने के बाद अब गुलाबबाग में घूमने आने वाले स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए दुर्लभ प्रजातियों के गुलाब के फूलों को देखना आसान हो जाएगा। मैंने खुद नहीं खबर नहीं तो हमारा व्यवस्था की थी अचानक देगा कुछ तो होना चाहिए। क्या है कितने कुमावत ने बताया होगा ना कलाकारी कुछ एरिया तो ऐसा है, कीकरवाड़ी ऐसी है, उधर का मामला ऐसा है जिसमें हमेशा एक बार मंत्री हाँ ओ बाप रे। मैं अनुरोध करूंगा कि उनसे वो आए और आदरणीय गुलाबचंद कटारिया साहब का ओपना उड़ाकर स्वागत करें। ताकि हर व्यक्ति की सब्जी उसके स्वयं के घर पर ही छत पर तैयार हो जाए। उस अभियान को भी शुरू करने वाले हैं अगले कुछ समय के बाद। शहर में 2 प्रतियोगिताएं करते हैं अपन। पुष्प प्रतियोगिता एक फतेह सागर की पाल पर करते हैं जिसको नगर विकास। वैसे हिंदुस्तान में शायद ऐसा बात नहीं होगा नहीं जहाँ शुल्क नहीं लगता, पर हमारे यहाँ हम निःशुल्क भी रख रखा है इसलिए कि हर आदमी आसानी से आ सके, इसका आनंद ले सके। तो मैं सोचता हूँ कि आपका ये जो सहयोग है ये हमको आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। आलोक संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह के कार्यक्रमों की श्रृंखला में शनिवार को श्री राम स्टेडियम पर संस्कृति महानाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संस्कृति संस्कारों पर आधारित भारतीयम की एक अनोखी संगीतमय प्रस्तुति का भव्य आयोजन किया गया। आलोक संस्थान के निदेशक डॉक्टर प्रदीप कुमावत ने बताया कि उदयपुर में आलोक संस्थान की सभी शाखाओं ने मिलकर समाज एवं विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति से रूबरू कराने एवं उससे जुड़े रहने के लिए इस समारोह का आयोजन किया है, जिसके पिछले कई महीनों से तैयारियां चल रही थी। समारोह में पश्चिम की संस्कृति को भी झलक के रूप में दिखाया गया। डॉक्टर कुमावत ने बताया कि संस्कृति महानाद के साथ इस कार्यक्रम में प्रकृति प्रेम, संस्कृति के तत्वों के साथ पंचतंत्र, लोक संगीत के साथ साथ परंपरा, अध्यात्म को भी विशेष प्रस्तुति से दिखाया जाएगा। अपनी तरह का यह विशेष प्रयोग होगा। श्री राम स्टेडियम आलोक संस्थान में संस्कृति नाद का एक ऐसा कार्यक्रम जो आलोक संस्थान के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत ये कार्यक्रम सारे हमारी वैदिक ऋचाओं, अध्यात्म
ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और साथ में गीता, रामायण और शिव महापुराण जैसे प्रसंगों को संगीतमय प्रस्तुति के आधार पर आज की युवा पीढ़ी किस तरह प्रस्तुत कर सकती है, इसका एक ज्वलंत उदाहरण आज का ये कार्यक्रम सांस्कृतिक महानाद होगा। आलोक संस्थान के 50 वर्ष पूर्ण होने पर मैं आप सभी को इस कार्यक्रम के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। पधारें, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। उदयपुर जिले के फलासिया पंचायत समिति के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत बद से बदतर होती जा रही है। आपको बता दें कि यह इस समिति का एकमात्र स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ आने पर मरीज और उनके परिजन और ज्यादा बीमार हो जाते हैं। स्वास्थ्य केंद्र प्रबंधन की ओर से जिसे भी सफाई का ठेका दिया गया है वह कई दिनों तक यहाँ पर नहीं आता है। इस पर अस्पताल के कर्मचारी रात के अंधेरे में चुपचाप सारा कचरा जला देते हैं, जिसकी दुर्गंध कई दिनों तक नहीं जाती है। चिकित्सक भी इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। एक माह में इस स्वास्थ्य केंद्र में 100 से ज्यादा प्रसव हो जाते हैं, लेकिन सफाई के नाम पर यहाँ कुछ नहीं होता है। ठेकेदार अपनी कमाई लेकर चला जाता है। उदयपुर न्यूज के संवाददाता पवन लोहार ने जब इस पूरे वाकये का जायजा लिया तो चिकित्सक ने आनन फानन में पानी डलवाना शुरू कर दिया। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े महाराणा भोपाल चिकित्सालय के चर्म रोग विभाग में शनिवार को सुविधाओं के विस्तार के क्रम में लिफ्ट की शुरुआत की गई। सांसद मत से बनी लिफ्ट का उद्घाटन गृह सेवक गुलाबचंद कटारिया ने किया। इस मौके पर सांसद अर्जुन मीणा, विधायक फूल सिंह मीणा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। लिफ्ट सुविधा के शुरू होने से अब यहां आने वाले मरीजों को 2 मंजिल ऊपर बने वार्डों में जाने में परेशानी नहीं होगी। इस अवसर पर गृह सेवक कटारिया ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मिल रहे बजट से एमबी हॉस्पिटल का विस्तार किया जा रहा है। साथ ही इसके और विस्तार को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा कि जल्द ही स्थानीय निकायों के सहयोग से हॉस्पिटल में अंडरग्राउंड पार्किंग का निर्माण कार्य भी शुरू किया जाएगा। हमारे कोठारी उदयपुर ग्रामीण विधायक श्री फूल सिंह जी, मॉडर्न लिफ्ट है एंड इट कैन अकोमोडेट 15 पीपल, 15 लोग इसमें आराम से आ सकते हैं। इसके साथ इसमें प्रशासन हमेशा से ये प्रयास रहता है कि कुछ ना कुछ मरीजों की सुविधाओं के लिए जोड़ा जाए। क्या है कि सब प्रकार से सहयोग मिल रहा है। केंद्र सरकार से भी एक तरह से हमको सुपर स्पेशलिस्ट का जो 150 करोड़ स्वीकृत हुआ वो केंद्र ने दिया। हमारी सरकार ने भी 9 करोड़ रुपया उसके नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग बनाने के लिए राज्य सरकार ने उसमें और ऐड कर दिया, तो अंडरग्राउंड पार्किंग भी हो गई और सुपर स्पेशलिटी का काम भी चल रहा है। और कई काम इस तरह चल रहे हैं, हॉस्टल का चल रहा है एंड ऑडिटोरियम का चल रहा है। मतलब मैं सोचता हूँ कि सारा इस कैंपस में अगर लें तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का लगभग 250 करोड़ के लगभग इस समय विभिन्न तरह के कामों से इस हॉस्पिटल की हर आवश्यकता की पूर्ति करें। हम अपने जनप्रतिनिधियों से भी है ना, जो वेदांता है उसके माध्यम से भी, इवन सैयदना साहब के सहयोग से भी, RSM के सहयोग से भी, आंदाताओं के सहयोग से भी, और अभी जो बच्चों का जो वार्ड है वो एक ही व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके आज उसको बिल्कुल एयर कंडीशन वार्ड बनाया और सफाई की भी जिम्मेदारी है ना उसी महेंद्र जी ने एक तरह से दी है। तो मैं सोचता हूँ महेंद्र जी अग्रवाल ने, तो हमारे यहाँ कुछ दानदाता हैं जिनके सहयोग से इस हॉस्पिटल की हरा। और आज जिस माध्यम तो था केवल एक लिफ्ट का उद्घाटन, पर जब यहाँ महसूस हुआ कि इस बिल्डिंग के लिए लिफ्ट आवश्यक है तो हमारे सांसद महोदय ने इसकी पूर्ति कर दी। अभी कोबाल्ट की जो मशीन है हमारी पुरानी है, तो राज्य सरकार ने उसकी पूर्ति करके 4.5 करोड़ रुपया उस पर दिया, जिसका काम चल रहा है प्रोग्रेस में। निम्बार्क शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में शनिवार को भारतीय जीवन मूल्य सुसंस्कार एवं ज्योतिषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनोद शास्त्री मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रोफेसर विनोद शास्त्री ने सुसंस्कार एवं ज्योतिषीय पर प्रभाव पर अपने विचार रखे। तो ये आप लोग जो यहाँ ज्ञान की प्राप्ति करवाते हैं, ये बहुत जरूरी है कि हमारी जो शिक्षा नीति है, शिक्षा में जो हम ज्ञान सब लोग विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, लेकिन अभी जिस तरह की हमारी अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया चल रही है, आप लोग कई बार ऐसा भी होता है कि महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में तो अलग पढ़ाई होती है, लेकिन हमारे घर के संस्कार अलग पढ़ाता, उसका शब्द ब्रह्म और अर्थ ब्रह्म, उसका एक श्लोक है
कि शुष्कम पठतरोर मूले वृद्धा शिष्या गुरु युवा। नन्हे मुन्हे बच्चों की शानदार प्रस्तुतियों और मॉन्टेसरी ग्रेजुएशन सेरेमनी के साथ शनिवार को रायन इंटरनेशनल स्कूल का वार्षिकोत्सव मनाया गया। बच्चों ने अपनी रंगारंग प्रस्तुतियों से मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय के सभागार को एक रियलिटी शो जैसा बना दिया। बच्चों की एक से बढ़कर एक जबरदस्त परफॉर्मेंस को देखकर स्कूल के टीचर, गेस्ट और अभिभावकों ने भी जमकर मजा लिया। इस वर्ष स्कूल द्वारा बनाई गई एक भारत श्रेष्ठ भारत एवं वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस थीम के अनुसार मॉन्टेसरी से लेकर 10वीं कक्षा के करीब 800 बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। बच्चों की प्रस्तुतियों में खासतौर से भारत को एक सूत्र में जोड़ने, भेदभाव मिटाने और आपसी समरसता को बढ़ाने के संदेश दिखाई दिए। स्कूल की प्रिंसिपल पूनम राठौर ने बताया कि इस कार्यक्रम से बच्चों में विभिन्न गतिविधियों के प्रति उत्साह बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी, डांस, सिंगिंग, स्पोर्ट्स सहित 11 तरह की कैटेगरी में 250 से ज्यादा बच्चों को सम्मानित किया गया। राठौर ने बताया कि बच्चों की हर प्रस्तुति को डिजिटल रूप से प्रस्तुत करने के लिए स्कूल के टीचर्स ने पिछले 15 दिनों में विशेष तरह की तैयारियां कर बच्चों को तैयार किया। रायन इंटरनेशनल स्कूल उदयपुर का जो रंगारंग कार्यक्रम हुआ है, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सभी पेरेंट्स को इतना पसंद आया है, क्योंकि उन्होंने आज देखा है कि इस मंच पर बच्चों ने जो पूरे साल सीखा उसको किस तरीके से परफॉर्म किया। चाहे वो डांस हो, चाहे वो प्ले हो, चाहे वो इनैक्टमेंट हो, चाहे वो कंपेयरिंग हो, उन्हें इस चीज़ का एहसास हुआ कि यहाँ पर इस स्कूल में आके बच्चों का जो है ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है। बच्चों के कार्यक्रम को देख के इवन जो आए हुए अतिथि थे उन्होंने भी काफ़ी उसकी प्रशंसा की कि जो बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल है वो देखने लायक है। तो मुझे बहुत बताते हुए खुशी हो रही है कि आज 900 से 1000 बच्चों ने इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया और उन्होंने अपने सारे स्किल्स को यहाँ पे डिस्प्ले किया। देखिए, डिजिटल लाइफ से जुड़ना बहुत जरूरी है, लेकिन डिजिटल लाइफ के साथ साथ अपने कल्चर के साथ जुड़े रहना भी उतना ही जरूरी है। और यही चीज हमने आज के प्रोग्राम में दिखाई कि जो विजन है इंडिया का, या जो हमारा विजन है कि बच्चे अच्छी एजुकेशन लें, इंटरनेशनल लेवल पे लें, लेकिन अपने देश, अपने समाज के साथ हमेशा जुड़े रहें, अपने पेरेंट्स के रिस्पेक्ट करें, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करें और सब लोगों के साथ मिलके रहें। और यही हमारे इस प्रोग्राम का थीम भी है, वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस एंड वन इंडिया ग्रेट इंडिया, जिसके अंदर हमने दिखाया है कि किस तरीके से इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है और आगे प्रोग्रेस करेगा, लेकिन जो भी इंडिया के कल्चर हैं उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। यही बच्चों ने इस प्रोग्राम में दिखाया है। मेवाड़ा प्रजापति समाज की ओर से ठोकर चौराहे पर स्थित रेलवे ग्राउंड पर चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता के 5वें दिन सेमीफाइनल मैच खेला गया, जिसका फाइनल मुकाबला रविवार को होगा। विजेता टीम को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया जाएगा। 14 फरवरी से शुरू हुई इस प्रतियोगिता में समाज की कुल 11 टीमें भाग ले रही हैं। समाज की ओर से कराई जा रही इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य समाज को एक मंच पर एकत्रित करना है। को दिया 4 रनों के लिए 2 मेवाड़ा प्रजापति समाज क्रिकेट कप 2017 का आयोजन रेलवे ग्राउंड ठोकर चौराहे पर किया जा रहा है। 14 तारीख से यह आयोजन निरंतर चल रहा है। इसमें 11 टीमें प्रजापति समाज की भाग ले रही है। आज ये सेमीफाइनल मैच हो रहा है, जिसमें एक मैच सवेरे हो चुका है। ये सेकंड सेमीफाइनल मैच है। इन दोनों टीमें जो जीतेगी वो कल फाइनल मैच हमारा आयोजन किया जाएगा। क्रिकेट के माध्यम से सभी युवाओं को यही है कि आपस में प्रेम भाव से सभी युवा क्रिकेट मैच खेलें और समाज में एकता का और प्रेम का संदेश प्रसारित हो, यही हमारी भावना रहती है और इसीलिए हम हर वर्ष ये क्रिकेट का आयोजन किया जाता है। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। उदयपुर में चल रही अवैध और गैर कानूनी होटल में कानून बनाने की कवायद, देश के वित्त सेवक सहित 33 प्रदेशों के 125 लोगों ने की शिरकत। गुड्स एंड सर्विस टैक्स की 11वीं बैठक दिल्ली में होगी आयोजित। मार्च में बजट सत्र के दौरान पास हो जाएगा बिल। कविराव मोहन सिंह की पुण्यतिथि पर युद्धों के खिलाफ हुई आवाज बुलंद, राजस्थान विद्यापीठ के सभागार में आहूत हुआ व्याख्यान।
और फतेह सागर की पाल के बाद गुलाबबाग में लगी पुष्प प्रदर्शनी, गृह सेवक कटारिया बोले पर्यटकों में होगा इजाफा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।